P4 का जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा P, इस टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर आता है। अब देखना कि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब बेसिक चीज है, वो तो सबको पता होगी, रहना चाहिए यार, कि जो भी हेलोजन फैमिली का एलिमेंट्स है उसका 7, ऑक्सीजन फैमिली का 6, नाइट्रोजन फैमिली का जो भी एलिमेंट्स है 5, कार्बन फैमिली का 4, बोरॉन फैमिली का 3, टाइप से याद होना चाहिए। अब फास्फोरस आ रहा है तो वो कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 3 बॉन्ड। दैट मीन हर एक फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर भी है, वो अंडरस्टूड है वहाँ पे। यहाँ पे हर एक फास्फोरस का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, ध्यान से देखोगे, और एक एक लोन पेयर भी आ रहा है यहाँ पे। तो P4 का ये स्ट्रक्चर होता है। अब P4 के स्ट्रक्चर में तुम्हें पूछा जाए कि नंबर ऑफ PP बॉन्ड, तो नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे, और इसमें नंबर ऑफ PP बॉन्ड, तो ये बिल्कुल इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, 6, 5 नहीं है, 6 है। अब यहाँ पे जो, यहाँ पे कुछ एटम नहीं है, यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे जो आ रहा है कुछ लग रहा है यहाँ पे, बट वो वहाँ पे कोई भी एटम नहीं, वो बस ये इस फास्फोरस से इस फास्फोरस से कनेक्टेड है, और ये 3D फिगर है। किसी भी फास्फोरस का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, चेक करो वहाँ पे, sp3, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स एक ये 3D फिगर है, और 3D फिगर की ये फास्फोरस, और ये फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, और ये फास्फोरस से कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई एटम नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसका बाकी ये जो P4 आता है, इसको हम जो नेम देते हैं वो व्हाइट फास्फोरस आता है इसका नेम। बाकी ये जब P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में आता है। इस P4 तुम लोग क्या बोला यहाँ पे, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वो अलग अलग आएगा जब हम लोग P ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाइट फास्फोरस जो कि P4 आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से है। और इसमें अगर एंगल वगैरह कुछ देखोगे तो ये जो एंगल रहता है यहाँ पे, जो कि एक्सपेरिमेंटल एंगल है, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी ध्यान रखना कि एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। कि हमारा P4 का स्ट्रक्चर, जिसमें कि नंबर ऑफ PP बॉन्ड आ रहा था 6, क्लियरली दिख रहा है, PP बॉन्ड इधर भी आ रहा है, और एक ये डायरेक्टली भी आ रहा है, तो 6 PP बॉन्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें P4O6 का, ये भी फास्फोरस का ही कंपाउंड आ रहा है। P4O6 का स्ट्रक्चर देखना है। तो P4O6 के स्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं यहाँ पे है, ये क्या आ जाएगा, POP, POP, और हर एक फास्फोरस पे एक एक लोन पेयर। बाकी तुम्हारा लोन पेयर ऑक्सीजन पे भी वो अंडरस्टूड है। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, एक ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना आएगा, सोच के बताओ तुम, इसमें सब लोग, वो तो खुद से सोच सकते हो। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 6, दो बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स हर एक ऑक्सीजन पे, तो ये सब लोगों का सही है। तो क्या रहेगा, दो लोन पेयर, मैं सब पे दिखा नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड होता है कि हर एक ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, दो दो लोन पेयर आ रहा है। यहाँ पे जो आ रहा है तुम्हारा फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, और एक एक लोन पेयर भी आ रहा है फास्फोरस पे। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है P4O6 का। इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ POP बॉन्ड, नंबर ऑफ POP बॉन्ड तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 6। नंबर ऑफ POP बॉन्ड क्या आ जाता है, 6। POP, इधर से भी POP, POP, और इधर से भी, और डायक्ले भी आ रहा है, डायगोनली वाला POP, और ये POP, तो क्या आ जाएगा, 6। ये तुम्हारा P4 का स्ट्रक्चर है। तो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर थर्ड।
थर्ड है P4O10 का स्ट्रक्चर। P4O10 तो इसमें हर एक एटम का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जितना भी फास्फोरस और ऑक्सीजन है सब एटम का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी सेंट्रल एटम आ रहा है यहाँ पे। तो जितना भी सेंट्रल एटम है हर एक का हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे क्या रहेगा, फास्फोरस का भी और ऑक्सीजन का भी। P4O10 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो P4O10 का भी सेम पैटर्न है, ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा वो। P4O6 का जैसा आ रहा था उसी तरीके का इसका भी पैटर्न है यहाँ पे। POP POP और फास्फोरस डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और ये P डबल बॉन्ड O। क्लियर है? तो P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। यहाँ पे फास्फोरस पे हर एक फास्फोरस पे लोन पेयर आ रहा था, यहाँ पे 10 ऑप्शन आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O आ रहा है। अब इसमें भी नंबर ऑफ POP बॉन्ड क्या आ रहा है तुम्हारा, इसमें 6। यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। 2 टाइप्स का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे रहेगा। फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ रहा है जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। यहाँ पे 2 टाइप्स का बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पीओपी बॉन्ड तो खुद से लिख लोगे, इसमें पीओपी बॉन्ड कितना आ रहा है 6, खुद से लिख लोगे नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, इसमें भी 6। अब इसमें यहाँ पे देखना है कि इसमें तुमसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, वो कितना है वो बताना है तुम लोगों को। जिसको मैं अगर नंबरिंग कर दूं ये 1 2, तो पी पाई बॉन्ड कितना होगा और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना आ रहा है। तो 4 पाई बॉन्ड आ रहा है, पहले तो ये देख लेना कि पाई बॉन्ड कितना है, कुछ लोग उससे भी ज्यादा आंसर या कम करोगे। तो 4 पाई बॉन्ड आ रहा है। और सोचने का मैंने तरीका बता रखा है इसमें कि कैसे प्रोसीड करोगे इसे क्वेश्चन को। तो जहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ऑक्सीजन का तो हमेशा पी रहेगा, बचा फास्फोरस। तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है, sp3। और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 आ गया इस केस में यहाँ पे, अब आगे सोचना तुम्हें स्टार्ट करना कि फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है और फास्फोरस 5 बॉन्ड कब फॉर्म करता है, कन्फिग्रेशन लिख करके देखो, जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 मिल पाता है, एक एस में, 3 पी में और एक डी में जाता है। अब सोचो यहाँ पे, तो अब पी पाई बॉन्ड और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होगा, बताओ सब लोग बताओ, सोच सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। सही कौशल और बाकी लोग भी सोचो क्या रहेगा। तो ये सब मल्हार तनिषा सब लोगों का सही आ रहा है। तो पी पाई क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें 0 और पी पाई डी पाई 4। क्योंकि वैसे भी सोचो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेटरल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से, वो भी प्योर ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से। तो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, दैट मींस एक s और 3p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया। और जब वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया तो प्योर कौन सा बचा, डी वाला ही। तो फास्फोरस का तो p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तीनों p चला गया हाइब्रिडाइजेशन में। तो फास्फोरस का डी ऑर्बिटल यूज होगा इस फास्फोरस का। ये पाई बॉन्ड भी पी पाई डी पाई, ये भी पी पाई डी पाई, ये भी पी पाई डी पाई और ये भी पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड 4 और पी पाई 0। नेक्स्ट है इसमें
P4S3 का स्ट्रक्चर। तो P4S3 का स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे PSP, PSP, इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखोगे हर एक फास्फोरस के पास क्या रहेगा, एक एक लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे, और सल्फर इलेक्ट्रॉन 6 दो बॉन्ड बना है, दैट मीन्स दो दो लोन पेयर। क्लियर है यहाँ पे है, ये तुम्हारा P4S3 का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें अब पूछा जा सकता है P4S3 में नंबर ऑफ PSP बॉन्ड, नंबर ऑफ PSP बॉन्ड और नंबर ऑफ PP बॉन्ड, काउंटिंग करो इसमें, नंबर ऑफ PP बॉन्ड। अब इसका स्ट्रक्चर तुम्हें इस टाइप से याद रखना पड़ेगा P4S3 का। P4O6 P4O10 का आसान सा था, एक पैटर्न पे आ रहा था वहां पे। चलो सही है, दोनों क्या रहेगा इसमें तुम्हारा 3 3। PSP बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पे 3 और PP बॉन्ड भी तुम्हें ये आ रहा है। अभी तो लग रहा है, अभी स्ट्रक्चर सामने है तो आसान है, बट यही चीजें तुम्हें याद रखना, जब एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर पता होगा तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ फास्फोरस का ही, कुछ और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखना है। सर हाँ बताओ। सर इसमें जो पी पी बॉन्ड है सर, उसमें वो डायरेक्टली पी और पी से कनेक्टेड है सर वो, तो इसलिए लिए हमने, या वो पीएसपी में जो बॉन्ड है सर वो डायरेक्टली पी और पी उधर भी है, तो वो कंसिडर नहीं होगी? बिल्कुल, यहाँ पे देखो PSP बॉन्ड की मैं बात करूँ, नोट कर चुके हो सब लोग, स्ट्रक्चर में दिखा दूं अगर यहाँ पे। एक तुम्हारा PSP बॉन्ड ये आ गया, एक PSP बॉन्ड तुम्हारा ये आ जा रहा है यहाँ पे, और एक PSP बॉन्ड तुम्हारा ये आ गया। 3 PSP बॉन्ड आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये 3 PSP बॉन्ड, PSP, PSP और ये PSP। अब तुम्हें PP बॉन्ड बताना है यहाँ पे, और PP बॉन्ड अगर बताना है यहाँ पे, ये तुम्हारा एक PP बॉन्ड ये आ गया, एक PP बॉन्ड ये आ गया तुम्हारा इसमें, और एक PP बॉन्ड डायरेक्टली ये जो दिखाया जा रहा है। क्लियर है, तो 3 PP बॉन्ड इस टाइप से देखना था यहाँ पे। यस सर, थैंक यू सर। हाइब्रिडाइजेशन जो भी आएगा तो आ जाएगा वहां पे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, इसमें जो भी आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, अगर फास्फोरस का देखोगे उसमें तो जनरली क्या रहेगा वहां पे sp3 आएगा। में भी अगर देखोगे यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो स्टेट नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें sp3। यहाँ भी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इवन सल्फर का भी sp3। तो इसमें ऐसा कुछ एक पैटर्न हम लोग नहीं सेट कर सकते हैं सर, इसमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे तुम्हारा, जैसे P4O6 P4O10 का एक ही जैसा स्ट्रक्चर था। अब P4S3 4 फास्फोरस है, तो इसका भी स्ट्रक्चर, तो सब में देखो फास्फोरस, इसमें भी P4 उसका फिर पैटर्न इसी टाइप का रहता है तुम्हारा, काइट टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, जैसा कि काइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का यहाँ पे आ जाता है। तो उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसी पैटर्न पर होता है इसका। तो P4S3 थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। बाकी स्टार्टिंग का तीनों काफी आसान था, एक पैटर्न पे याद रह जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। नोट डाउन कर चुके होंगे सब लोग। बेसिकली ये फास्फोरस जो आ रहा है तुम्हारा,
एसिड्स का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो जो बी आयन में पढ़े भी थे और मैंने वहां पे बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, उस एसिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो इसमें फर्स्ट है तुम्हारा इसमें H3PO4, सेकेंड स्ट्रक्चर है H3PO3, थर्ड स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना है H3PO4। तुम लोग तो पहले नेम बताओगे, H3PO4 का नेम क्या है? फॉस्फोरिक सिंपली अनम्यूट करके बताओ, इसमें टाइप करने की जरूरत है नहीं। H3PO4 का नेम फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस। और लास्ट वाला H3PO2 का, लास्ट वाले को बताओ सब लोग। H3PO2 H3PO2 का नेम, ऑक्सीफॉस्फोरस एसिड ये क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको अलग से याद रखना पड़ेगा। तुम पढ़ चुके थे हाइपो प्रीफिक्स। H3PO2 का नेम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब इस सब का स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पे, नेम पता है। अब H3PO4 का जो स्ट्रक्चर रहेगा इसमें तुम्हारा सेंटर एटम फास्फोरस, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। तो तुम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिए है फिजिकल केमिस्ट्री में? अभी नो नहीं सर पढ़े? नो सर अभी केमिकल ही चल रहा है, तो ठीक है, केमिकल के बाद फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पे आओगे। यहाँ पे H3PO4। अब यहाँ पे एक चीज और भी समझना है तुम्हें, अभी थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अभी नहीं स्टार्ट हुआ तुम लोगों में, केमिकल हो गया है। तो ठीक है, केमिकल वर्क के बाद वैसे आयनिक आता है जनरली, बट ठीक है, अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ा तो उसके बाद फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। तो H3PO4 की बात करती है, तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, इसका भी एक पैटर्न देखोगे यहाँ पे। P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड तो रहेगा यहाँ पे, P डबल बॉन्ड O हर केस में। यहाँ पे बच गया तुम्हारा 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, OH, फास्फोरस से कनेक्टेड OH, OH और OH। अब यहाँ पे ऐसा कुछ, या तो मोल कन्वर्ट में पढ़े होगा ऐसा कुछ, जो तुम्हारा H3PO4 का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड आ रहा है। ये हाइड्रोजन किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का, क्योंकि हम लोग पीओसी में पढ़े हुए हैं। कौन कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है हम लोग क्लास में किए हुए हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, और डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड अगर आ रहा है यहाँ पे है, ये तीनों हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर जा सकता है। और किसी एसिड में से अगर 3H प्लस रिलीज हो रहा है, 3H प्लस बाहर जा रहा है वहां पे, ऐसे एसिड को हम बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। जो तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड है, जिसका नेम आ रहा था फॉस्फोरिक एसिड, तो तुम्हारा क्या रहा था इसमें? ट्राई बेसिक एसिड। इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, ये तुम्हारा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और जितना हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, उतनी हम लोग क्या बोले उसका बेसिसिटी। ये क्या रहेगा? ट्राई बेसिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है तुम्हारा, वो क्या रहेगा? ट्राई बेसिक। किस बेसिस पे बता रहे हैं ये ट्राई बेसिक? की स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में 3 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो जो हम लोग बोलते हैं कि ट्राई बेसिक या डाई बेसिक जो भी रहता है, वो किस बेसिस पे बोलते हैं हम लोग? जितना उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा रहेगा? जो तुम्हारा ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होगा। सिंपली इतना भी याद रखना, एक टर्म वो इसमें यूज करते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा रहेगा जो कि रिप्लेस हो पाएगा यहाँ पे? नहीं, इसमें वो टर्म यूज करते हैं, एसिडिक तो है ये, बट जब वो यहाँ पे यूज करते हैं, दैट मीन्स इसको ट्राई बेसिक ये बोलना है कि मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा ये। जब भी ये बाहर है तो H प्लस के फॉर्म में, तो H प्लस को बाहर करने वाला भी तो कोई रहेगा वहां पे। ये 3H प्लस के फॉर्म में बाहर जा रहा है,
तो जिनको बोलते हैं ट्राइबेसिक एसिड। ये क्या रहता है ट्राइबेसिक। यहाँ पे ट्राइबेसिक ऐसा इसमें स्ट्रक्चर में देखना कि जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा होता है, हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, सिंपली इतना याद रखना। हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, which is hydrogen which is connected to oxygen atom। तो जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड रहेगा वो सब क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। और जितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाएगा H+ के फॉर्म में बाहर जा पाएगा, वह उसका बेसिसिटी रहता है। ये क्या रहेगा, ट्राइबेसिक। सिमिलरली H3PO3, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा P डबल बॉन्ड O OH OH, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा इसमें H। ये जो फास्फोरस एसिड आ रहा है P डबल बॉन्ड O तो सब में रहेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, बट इसमें रहता क्या है OH OH, और अब कोई ऑप्शन एक ऑप्शन है नहीं एक्स्ट्रा, यहाँ पे PH बॉन्ड ही आ जाएगा। फास्फोरस एसिड, इसका बेसिसिटी क्या रहेगा, ये कौन सा बेसिक रहेगा, ये डाइबेसिक। ये डाइबेसिक एसिड है ये, क्योंकि डाइबेसिक क्यों, क्योंकि दो ही हाइड्रोजन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली, दैट मींस ये डाइबेसिक। और सिमिलरली H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा P डबल बॉन्ड O OH H और H, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा मोनोबेसिक। क्योंकि यहाँ पे जो H आ रहा है तुम्हारा, इसमें एक ही H डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है ऑक्सीजन से, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट मींस क्या रहेगा, मोनोबेसिक। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, और इसका हम लोग ट्राइबेसिक डाइबेसिक मोनोबेसिक कैसे बता पा रहे हैं वो भी याद रखना है। सर हाँ बताओ। सर वो हाइड्रोजन है सर H3PO3 में, वो एक डायरेक्टली फॉस्फोरस से कैसे कनेक्टेड, O से भी हो सकता है ना कनेक्टेड, दो हाइड्रोजन? बिल्कुल हो सकता है, बट इसका जो पैटर्न है यहाँ पे कि फास्फोरस अगर डबल, ये ऑप्शन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो ये मैंने बताया कि इसका जो पैटर्न होता है स्ट्रक्चर का P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड, वो हर केस में आएगा। तो जो हाइड्रोजन होता है वो फास्फोरस से यहाँ पे लास्ट में कनेक्टेड होता है, जो पैटर्न है P डबल बॉन्ड वो तो रहेगा, और डबल बॉन्ड होता है तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। ये चीजें आगे भी आएगा, हम लोग देखेंगे आगे कैसे रहता है इसका स्ट्रक्चर। यस सर, थैंक यू सर। अगर तुम बता रहे इसमें POH इस टाइप से, ये ऐसा अगर हो जाए POH, ये जो बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये रीअरेंज करके फिर इस टाइप से आ जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका जो रीअरेंजमेंट कैसे होता है तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में आएगा तो वहाँ पे देखेंगे, बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से रहता है, और इसी स्ट्रक्चर के यस बेसिस पे हम लोग ट्राई डाई और मोनोबेसिक डिसाइड करता है। अब एक रूल, मैंने एक एग्जांपल और है जो कि फास्फोरस का तो कम, और भी कुछ फास्फोरस का कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना है, बट एक अलग सा आ जाता है इसमें यहाँ पे तुम्हारा एज ए एक्सेप्शन, जो कि बोरिक एसिड का रहता है H3BO3 बोरिक एसिड। अब H3BO3 का जो स्ट्रक्चर देखोगे इसमें तो क्या रहता है तुम्हारा BOH OH। यहाँ पे बोरन सेंट्रल एटम H3BO3 बोरिक एसिड में, और ये OH। इसका नेम पता है, बोरिक एसिड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें सोचना कि ट्राई बेसिक डाइबेसिक मोनोबेसिक क्या रहता है, ये मैंने एक बार पहले कभी बताया था तुम लोगों को, बताओ इसमें कुछ बेसिक। याद हो, ट्राई बेसिक डाइबेसिक या मोनोबेसिक। तो देखते हैं यहाँ पे, याद नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे है नहीं, होना चाहिए था नॉर्मली ये ट्राई बेसिक, बट टेक्सचर में ये डिफरेंट होता है यहाँ पे। मैं रीजन पहले नहीं बता, देख लोगे यहाँ पे
H3PO3 जो आ रहा है इसका ये स्ट्रक्चर है। जो नॉर्मल ट्रेंड आ रहा था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा होता है उसके अकॉर्डिंग ये ट्राई बेसिक होना चाहिए था, बट ये जो बोरिक एसिड होता है वो क्या रहा था तुम्हारा मोनो बेसिक। रीजन देखते हैं, ये एडवांस में क्या मेंस वगैरह में आते रहता है क्वेश्चन इस टाइप का। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है H3PO3 का। तो जो बोरिक एसिड होता है वो तुम्हारा क्या रहेगा, मोनो बेसिक। क्यों मोनो बेसिक, इसका रीजन भी याद रखना, वो ऊपर रीजन भी पूछा जाता है इसका। तो मोनो बेसिक इसीलिए यहाँ पे है। और एक्सेप्शन में क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेंड आ रहा था उससे हट के आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे देखना था तुम्हें कि इस बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। जो सेंट्रल एटम बोरॉन उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ सब लोग बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है वहां पर। ये तो बताओ सब लोग, बोरॉन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है सब लोगों का 6। तो 3 इसका खुद का और 3 शेयर कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है ये, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बोरॉन का। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या फिर क्या बोलते थे उसको हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है अबाउट सेंट्रल एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इस बोरॉन का, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी होगा। जब प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके, तो बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब यहाँ पे एटम आ रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इलेक्ट्रॉन पे तो एक्सेप्ट करता है। अब देखो होता है क्या यहाँ पे, अब इस बोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व कर दो तुम, और जैसे इस बोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो, तो वाटर में जैसे डिजोल्व करती है वाटर क्या रहता है इसमें यहाँ पे है, वाटर डिसोसिएट कैसे होता है, OH माइनस और H प्लस। तो जैसे बोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वाटर का ये OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वाटर क्या रहा है यहाँ पे OH माइनस और H प्लस। तो वाटर के OH माइनस को ये एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल। इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा OH माइनस को वो एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है बोरॉन, ये क्या बना देगा तुम्हारा इसमें BOH OH OH और ये OH, एक OH माइनस एक्स्ट्रा बोरॉन के साथ ऐड हो गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है बोरॉन के पास, 4 बॉन्ड बना, दैट मींस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसका लॉजिक यहाँ पे ये है मोनोबेसिक होने का, कि बोरिक एसिड एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर एंड रिलीजेज 1 H प्लस आयन, और एक H प्लस आयन को रिलीज कर पा रहा है यहाँ पे वाटर का, इसलिए इसको क्या बोलता है यहाँ पे मोनोबेसिक। यहाँ पे दे रहा हूं मैं स्टेटमेंट इसका, कि बोरॉन एक्सेप्ट OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर and releases 1 H plus, releases 1 H plus ion, so it is called, so it is monobasic। इसका डिफरेंट रीजन है यहाँ पे और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो बोरिक एसिड मोनोबेसिक क्यों है, तो सिंपल सा रीजन याद रखना है कि बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन ही टोटल है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वाटर के OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर के एक H प्लस को रिलीज कर देता है, और एक H प्लस को रिलीज कर रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये मोनोबेसिक। ऊपर नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो वाटर H2O आ रहा है वाटर, उसी वाटर का OH माइनस को एक्सेप्ट कर लिया और उसी का फिर उसी वाटर का H प्लस को रिलीज कर देता है वहां, और वाटर के एक H प्लस को रिलीज कर पाता है, दैट मींस मोनोबेसिक। इसलिए इसको मैं एज ए एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि नॉर्मल ट्रेंड से हटके इसका रीजन है, और ये मोनोबेसिक आ पाता है यहाँ पर। तो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग देखने और फास्फोरस और कुछ और कंपाउंड देखना है अभी।
इसको अलग से याद रखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। डायरेक्टली स्ट्रक्चर बेसिस पे तो फिर ये नॉर्मल सोचो कि ट्राई बेसिस जैसा लगेगा, बट वो होता नहीं है। बाकी एनालाइज करो तो और भी डिटेल में जा सकते हैं। तो बोरन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस टाइप से, 1s2 2s2 2p कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अभी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि 3 बॉन्ड बना रहा है बोरन, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। और जब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 2p में। तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और एक s में जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो बोरन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहा था यहाँ पे, sp2, एक s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, sp2 बन गया। यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया। अभी भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल, बोरन के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। इसी वैकेंट p ऑर्बिटल में ये OH माइनस के लोन पेयर को एक्सेप्ट करता और ये इस टाइप का कंपाउंड बना पाता है यहाँ पे। वो अंडरस्टूड है, इतना आप सोच सकते हो। मैंने इतना थ्योरी पढ़ लिया है, इस टाइप से सोचना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा रीजन भी मैंने बताया कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए OH माइनस को एक्सेप्ट कर पा रहा है यहाँ पे है। और यहाँ पे बोरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए नोट डाउन कर लिया था सब लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है, तो सिर्फ बोरिक एसिड एक अलग से है। बाकी जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कंसेप्ट देख रहे हैं वो हर के लिए वैलिड रहेगा, जितना भी आगे हम लोग करेंगे। सिर्फ एक बोरिक एसिड अलग से आ रहा है यहाँ पे, और इसका रीजन भी अलग है। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम आ रहा है यहाँ पे, जिससे कि ये OH माइनस को एक्सेप्ट कर पा रहा है, वाटर का OH माइनस को एक्सेप्ट कर पा रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें फोर्थ, H4P2O5 का स्ट्रक्चर। H4P2O6 का स्ट्रक्चर। सर हाँ बताओ। नहीं क्या? हाँ कुछ डाउट? सर ये भी एक्सेप्शन। नहीं, एक्सेप्शन वाला सिर्फ तुम्हारा बोरिक एसिड था यहाँ पे, इसको अलग से स्टेप करके लिखोगे। मैंने थर्ड के बाद फोर्थ नंबर दिया हुआ, ये एक्सेप्शन था तुम्हारा, सिर्फ बोरिक एसिड। और ये फास्फोरस का कंपाउंड्स भी नहीं है, ये तो बोरन का कंपाउंड आ गया, ये तो फास्फोरस ही नहीं। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए बताया हुआ है कि जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का कंसेप्ट था यहाँ पे, वो यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाता, इसका अलग से ये मोनोबेसिक आ जाता है। तो सिर्फ बोरिक एसिड एक्सेप्शन था, बाकी थर्ड के बाद मैंने फोर्थ नंबर दिया हुआ यहाँ पे, 4 5 6। यस सर। तो ठीक है, H4P2O5 इसका नेम कौन बताओगे? तो अगर सोच पा रहे हो इसका नेम H4P2O5 का, देखो कैसे सोचना था यहाँ पे। H4P2O5, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देख, उसको बता रहे हो, देखते हैं। पूरा नाम बताओ, पायरो सही है, पायरो के बाद और क्या आएगा? सही है, बिल्कुल आर्या।
मलार सही है। पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये क्या होगा तुम्हारा H4P2O5, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब सोचने का तरीका क्या था कि फास्फोरस एसिड पता अभी पीछे देख रहे थे H3PO3, उसको डबल करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दो, ये क्या जाएगा तुम्हारा पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पे, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, P डबल बॉन्ड O, OH, तो इसमें एक इसका स्ट्रक्चर कुछ स्टेप्स आएगा यहाँ पर, P डबल बॉन्ड O, OH और एक H, स्टेप्स आ जाएगा तुम्हारा। H4P2O5 का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे है, इसमें P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, एक मिनट इसमें वेट करोगे, इसका जो स्ट्रक्चर आता है, इसका जो पैटर्न है यहाँ पे H, तो क्योंकि 5 ऑप्शन है वो इसमें आएगा पैटर्न इसका, O, P डबल बॉन्ड O, OH और H, और 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, वो अब सही आ रहा है इसमें। H4P2O5 का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें यहाँ पे देखोगे P डबल बॉन्ड O, O, P डबल बॉन्ड O, H, OH, OH, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। इसको और बोला जाए कि इसका ये मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, स्ट्रक्चर को देख करके बताओ क्या होना चाहिए ये, सोचो। सही, बिल्कुल डाई बेसिक, सही सब लोगों का। ये क्या रहेगा? डाई बेसिक। ये तुम्हारा पैटर्न है, तो इसमें जो पैटर्न है यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, O P डबल बॉन्ड O, H, OH, OH, ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा एक तरह से। इसका कुछ जो एग्जाम में अगर आता है तो डायरेक्टली वहां पे नहीं सोच पाओगे। P डबल बॉन्ड O, H, OH, O, इसमें POP बॉन्ड एक आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है तुम्हारा H4P2O7, सॉरी O6, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, और इसका नेम मैं अलग से बता देता हूँ। इसका जो नेम होता है H4P2O6 का, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये हाइपो टर्म यहाँ पे नहीं आता है, वो अलग पार्ट था, बट यहाँ पे जो हम यूज कर पाते हैं, हाइपो में जनरली आस एसिड में यूज करते हैं, आस एसिड के बाद, बट ये H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नेम एक अलग से याद रखना होगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सही है बिल्कुल, अगर पता है तो इसमें ठीक है। ये H4P2O6, ये क्या? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इस केस में, लो यहाँ पे इसका जो पैटर्न है वो अलग है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, पीछे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पहले उसका पैटर्न स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ये H4P2O6 P डबल बॉन्ड O, इस टाइप से आ रहा है। और ये तुम्हारा, ये क्या रहेगा तुम्हारा? डाइबेसिक। और ये क्या आ जाता तुम्हारा? टेट्राबेसिक, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन डाइक्लिक कनेक्टेड आ रहा है ऑक्सीजन से, ये टेट्राबेसिक। यहाँ पे PP बॉन्ड है, यहाँ पे POP बॉन्ड नहीं है। और H4P2O7 का भी पैटर्न सेम है, इसका तुम्हारा आ जाएगा P डबल बॉन्ड O, OH। अब इसमें एक एडिशनल ऑप्शन लाना है यहाँ पे, वो कहाँ पे आएगा तुम्हारा? मिडिल में ही आएगा, OH, OH, और ये भी क्या रहेगा तुम्हारा? टेट्राबेसिक। नहीं, अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है तुम्हारा? H है, अगर H प्रेजेंट है तो उसको एसिड के टर्म नहीं बोलेंगे, उसको फॉस्फेट नहीं बोलने वाला। हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट उसको एसिड के टर्म में बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
सिक्स का नेम क्या रहेगा? सिक्स का नेम अगर बताना है तो इसका बताओ, इसका बता सकते हो सिक्स का नेम, H4P2O7। नहीं, हाइपो उसका अलग नेम है, H4P2O7 हम लोग क्लास में भी किए हुए हैं। ये तुम्हारा था पायरो फॉस्फोरस एसिड। लास्ट वाले का नेम बताओ। पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सही है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। इसका नेम क्या आ जाता है? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि फॉस्फोरिक हेड को डबल करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो फिर ये H4P2O7 बन पाता है। तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं रहता, हाइपो फास्फोरिक हेड आ रहा है तो अगर हाइपो फॉस्फेट लिखना होगा, इसी में से क्या करोगे, हाइड्रोजन को बाहर कर दो, P2O6 माइनस, तो तुम्हारा हाइपो फॉस्फेट आ जाएगा। तो फॉस्फेट तो फिर आयन आ गया वहां पे, सिर्फ फॉस्फेट वर्ड यूज करते हो तो उसमें हाइड्रोजन हटा देना था। तो कुछ और कंपाउंड से मैं यहीं पे ले लेता हूँ कंपाउंड को भी। ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब देख रहे हो कि बी आयन का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। अब डायरेक्टली तो बी आयन के चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट ये चीजें तो मुझे सबका नेमिंग तो बी आयन में पढ़े थे, मेटा पायरो हाइपो तब तो यूज करते हैं। ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? HPO3, सबको पता होगा। इसमें फॉस्फोरेट में ही वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दोगे डायरेक्टली, HPO3। इसका ट्राइमर लेना है और इसके ट्राइमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये क्या है तुम्हारा H3P3O9, और इसका जब स्ट्रक्चर आता है तुम्हारा इसमें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड OP POP P डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड के ट्राइमर का स्ट्रक्चर। ट्राइमर को 3 से मल्टीप्लाई करना था। इसमें देखोगे फॉस्फोरस 3 आ रहा है, हाइड्रोजन भी 3 आ रहा है और ऑक्सीजन भी 9 आ रहा हो, काउंट कर लोगे। P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O, तो 9 ऑक्सीजन भी आ रहा है। यहाँ पर भी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पर फॉस्फोरस, हर एक फॉस्फोरस 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। मेटा फॉस्फोरेट का अगर ट्राइमर लिया जाए, इसमें भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, POP बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें कॉपी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो कि तुम्हें ऑप्शन में ये चारों दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव POP बॉन्ड। तो POP बॉन्ड किस में आ रहा है तुम्हारा? फोर्थ में आ रहा है, सिक्स में आ रहा है और सेवंथ में भी POP बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि फिफ्थ में कोई भी POP बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अलग से एक सेक्शन ही तुम्हें दिया गया मल्टी सेंटर्ड स्पेसिंग। इसमें मल्टी सेंटर्ड आ रहा है, एक सेंटर से ज्यादा आ रहा है, इसमें इसका स्ट्रक्चर तुम्हें एक पैटर्न पे होता है, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें यहाँ पे है HNO3 का ट्राइमर नहीं होता वहां पे, HNO3 का ट्राइमर होता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग बनाते ही नहीं HNO3 का ट्राइमर। वो ऑलरेडी नाइट्रिक एसिड ही रहा था, उसका ट्राइमर होता ही नहीं। ट्राइमर क्यों कोई भी कंपाउंड डायमर या ट्राइमर क्यों बना पाता है? क्योंकि उसमें मोनोमर में वो लेस स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो
ट्राइमर बनाता है या डाइमर बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड का कोई भी ट्राइमर नहीं रहेगा। अब इसी में तुम्हें बोला जाए कि जो मेटा फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है, ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड, अब इसमें इसका शॉर्ट में अगर बोला जाए ट्राई मेटा फॉस्फेट, ट्राई मेटा फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ट्राई मेटा फॉस्फेट जब बोला जाएगा उसमें क्या करोगे तुम? बेसिकली ट्राई बोले हम लोग ट्राइमर से आ रहा है, ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या है? ट्राइमर। तो ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फेट, उसमें क्या करना था? मेटा फॉस्फेट, ए लग गया लास्ट में, इसमें क्या करता हूँ? एनाइन के टर्म में आ गया वो। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा तुम्हारा? P3O9, और यही तीनों हाइड्रोजन को यहां से बाहर कर देना है, P3O9 3-। सही, बिल्कुल वहां पे जितने हाइड्रोजन आ रहा था उसको हटा देना था। ये क्या है? ट्राई मेटा फॉस्फेट, शॉर्ट में बोलते हैं ट्राइमर को, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्राई मेटा फॉस्फेट। और P3O9 3- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, इसका स्ट्रक्चर भी सेम आएगा। सेम आने का मतलब क्या? यहाँ पे जितना भी H है तुम्हारा उसको H+ के फॉर्म में बाहर कर दो, और वहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो P3O9 3- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, H को हटा करके, हर एक जगह से H को हटा करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे देना है। क्लियर है? ड्रॉ करना चाहो कुछ से ड्रॉ कर लो, वहां पे कुछ भी नया नहीं है। POP, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, और ये O-, O-, और यहाँ पर भी क्या आ जाता है? O-। चलो इस टाइप का जो भी स्ट्रक्चर आता था उसको सोच सकते हो वहां पे कैसे सोचना है। एक ये एग्जांपल भी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ट्राइमर ऑफ मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इवन ये भी तुम्हारा H4P2O5, ये भी तुम्हारा 2018 या 19 में जेई एडवांस में आया हुआ है, यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इस ये भी H4P2O5 2018 या 19 में जाकर के देखोगे एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर पूछा गया था। तो और भी कई स्ट्रक्चर था, मतलब उसमें एक ये भी था। ऐसे नहीं तुम्हें बस एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एडवांस में +3 या +4 मार्क्स दे देगा, वहाँ पे 4 मार्क्स। उसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें 4, 5 या 3 स्ट्रक्चर तो कम से कम आता है, जो कि तीनों चारों स्ट्रक्चर पता होगा, तब फिर +4 मार्क्स ले पाओगे वहाँ पे। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये हम लोग देख रहे थे फास्फोरस का कंपाउंड। नेक्स्ट है इसमें सल्फर का कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पे, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। अब तुम्हें बस एक ही डिफरेंस है, अब ये चीजें तुम्हें एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, ये सारी चीजें वहां पे बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ही दिया गया है। ये सारी चीजें तुम्हें अलग से यहाँ पे देखना पड़ता है, जो कि एडवांस में मिल रही इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कर ली? कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो नेमिंग हम लोग BI में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। H2SO5
H2H2O3, H2H2O4, H2H2O5, H2H2O6, H2H2O7, H2H2O8। सबका नेम देखते हैं, नेम भी देखते जाएंगे यहाँ पे। H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है और सबका पैटर्न देखोगे यहाँ पे। तो सल्फर थर्ड ग्रेड का एलिमेंट ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ये तुम्हारा क्या रहा है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। सॉरी, एक ऑप्शन और भी आएगा OH, और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इस प्रोसेस में देख लो, जितना भी सल्फर या ऑक्सीजन आ रहा है, जो सेकंड ग्रेड का एलिमेंट है वो कभी भी ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं करेगा, जबकि थर्ड या फोर्थ ग्रेड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है। यहाँ पे सल्फर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 आ पा रहा है सल्फर के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, ये क्या रहा तुम्हारा यहाँ पे, सल्फ्यूरस एसिड, S डबल बॉन्ड O OH OH, और यहाँ पे एक लोन पेयर, क्योंकि एक ऑप्शन कम है, यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा। ये दोनों कैसा एसिड है तुम्हारा, डायबेसिक, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन ऑप्शन से कनेक्टेड आ रहा है। नेम खुद से लिखते जाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO5 का नेम कौन बताओगे? सही, बिल्कुल कौशल। इसका एक स्पेशल नेम था, ये क्या है, कैरोज एसिड। H2SO5 क्या है, कैरोज एसिड। या इसका नेम एक और मैंने बताया था, पर सल्फ्यूरिक एसिड या पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका एक नेम क्या था, पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मैंने डिस्कशन में बताया हुआ था तुम्हें कि एक्सरसाइज 1 के पार्ट थर्ड में कहीं ना कहीं आ रहा था, केमिकल बॉन्डिंग 1 में मेज द कॉलम में एक ये क्वेश्चन था वहां पे। तो कैरोज एसिड या पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे है, एस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच बॉन्ड आ रहा है, उसको क्या बोला यहाँ पे, पेरोक्सी लिंकेज या पेरोक्सी बॉन्ड, पेरोक्साइड। ये H2SO4 में ही एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे O बॉन्ड आ जाता है, पेरोक्सी बॉन्ड आ जाता है। H2H2O3 का नेम कौन क्या है, इसका कौन बताओगे नेम? H2H2O3, में प्रीफिक्स पढ़े हुए थे, थायो, याद करो कुछ, थायो प्रीफिक्स कब यूज होता था, जब एक ऑप्शन को रिप्लेस कर दिया जाए सल्फर से, देन थायो प्रीफिक्स विल बी यूज्ड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने कई बार बताया हुआ है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन टाइम नहीं लगता सॉल्व करने में। जितना तुम्हें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम देते हो, उतना टाइम तुम्हें यहाँ पे रिवीजन में देना पड़ेगा। ना जो क्लास में किए हुए लेक्चर नोट्स, उसको जब रिवाइज करोगे तो फिर चीजें याद रह पाएगी। तो टाइम तो उतना ही देना रहा था, बट इस पार्ट में तुम्हें लेक्चर नोट्स के रिवीजन में ज्यादा टाइम देना होता है, और वो अगर रिवाइज प्रॉपर कर लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। ये क्या जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें, ये सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा ही रहता है, यहाँ पे SOH, पहले दिखा देता हूँ OH, ये पार्ट तो रहता है इसमें, डबल बॉन्ड O भी रहता है। अब एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके एक सल्फर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड सल्फर,
यहाँ पे जो ऑक्सीजन था सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑक्सीजन को हटा दिया और यहाँ पे एक सल्फर आ गया। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O4 का नेम क्या है, कौन बताओगे? ये मैंने अलग से बताया हुआ है, तो मैं जहाँ पे थायो पढ़े तो उसके नीचे मैंने कुछ एक दो कंपाउंड्स का नेम डायरेक्टली बताया हुआ था। इसका नेम क्या है? डायथायोनस एसिड। अब इसका जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ पे है H2H2O4। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड आ रहा था आपको। अब H2H2O4 से तुम्हारा जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। इसका जो पैटर्न है यहाँ पे S डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड दो OH OH। H2H2O5 का नेम क्या है? तो नेम बताओ तुम लोग, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। सर हाँ बताओ। सर वो डाइथायोनस है या डाइथायोनस एसिड? डायथायोनस, DITHIO, डायथायोनस, NOUS डायथायोनस एसिड। यस सर, थैंक यू सर। नहीं, ये पायरोसल्फ्यूरिक नहीं है, ये पायरोसल्फ्यूरस है। तो क्या होगा? पायरोसल्फ्यूरस। H2H2O5, ये क्या था तुम्हारा? पायरोसल्फ्यूरस। H2SO3 कोई ये सल्फ्यूरस एसिड है, इसको डबल करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करो, ये पायरोसल्फ्यूरस। नेम खुद से नोट कर लो। OH। H2H2O6 का नेम डायथायोनिक एसिड। नेम खुद से नोट करो, ये क्या है? डायथायोनिक एसिड। क्लास में कर चुके हैं। HO, S डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड दो S डबल बॉन्ड दो। देखते मैं इसको बताता हूँ कैसे याद रखोगे इसको। OH। H2H2O7 का नेम ये तो सबको पता होगा। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को क्या बोल देते हैं? ओलियम। देखते हैं इसका पैटर्न क्या नेमिंग का, मतलब दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा रहा है। और लास्ट वाले का नेम कौन बताओगे? एक स्पेशल कंपाउंड था H2H2O8। सही है बिल्कुल, मार्शल से एसिड था वो H2H2O8। इसका नेम क्या है? मार्शल से एसिड। नेम खुद से नोट करते जाओगे। सर सेवेंथ का क्या है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सही है, और ये ओलियम। नहीं सर, सेवेंथ। 7 डायथायोनिक एसिड। तो ये मैंने DI में लिखा रखा था, ये डायथायोनस एसिड और ये डायथायोनिक एसिड, ये चाहिए थायोनिक एसिड। और ये लास्ट वाला क्या था? मार्शल से एसिड। तो इसको नोट डाउन करो, हम लोग समझते हैं इसका पैटर्न क्या है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और पर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैरोज एसिड। तो देखते हैं, पहले तो मैं फिफ्थ से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, इस पांचों का जो पैटर्न है कैसे याद रखोगे? तो H2H2O4 में S डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड दो, दो हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए SOH। हमेशा ये SOH हर केस में आ रहा है, 6, 7, 8, 9 हर केस में ये आ ही रहा है तुम्हारा। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन आ रहा है वो OH के फॉर्म में आ रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है इसमें? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे OH के फॉर्म में आ गया, बचा 2 ऑक्सीजन, तो S डबल बॉन्ड दो S डबल बॉन्ड। यहाँ पे OH आने के बाद 3 ऑक्सीजन और बचा, यहाँ पे टोटल 5 ऑक्सीजन था।
एस डबल बॉन्ड हो तो था, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू फिफ्थ, यहाँ पे एस डबल बॉन्ड और आ जाएगा। इसमें 6 ऑप्शन, तो एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसमें 7 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और जब 7 ऑप्शन आ रहा है, सारा तो कंप्लीट है वहाँ पे, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि सल्फर सल्फर के बीच में एक ऑप्शन आ जाए, इसमें एस को एस बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। और मार्शल एसिड में एस ओ ओ एस, तो मार्स यहाँ पे जितना भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ अभी बोर्ड पे, उसमें 2 स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज आता है, यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड। यहाँ भी ऑप्शन ऑप्शन बॉन्ड आ रहा है, तो भी क्या बोलते हैं लोग, पेरोक्सी बॉन्ड। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पेरोक्सी बॉन्ड एग्जिस्ट, या पेरोक्सी बॉन्ड कंटेन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड तुम्हारा केरोज एसिड और मार्शल एसिड में तुम्हारा पेरोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 5 के बाद एक पैटर्न पे याद रख सकते हो यहाँ, और बाकी सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, इसको याद रखना है, केरोज एसिड उसी पैटर्न पे याद आ जाएगा। और H2SO3 भी सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा ही है, एक ऑप्शन को हटा करके एक सल्फर लगा दिया गया है। इसमें यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। ये सल्फर का कुछ कंपाउंड्स आ रहा था, तो इसको भी याद रखना है यहाँ पर। सर हाँ बताओ। सर वो 6 का नेम क्या था? 6 का नेम पायरोसल्फ्यूरस एसिड। और सबका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ हाइब्रिडाइजेशन का मैं शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, लोग पढ़े होंगे 9th-10th में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं देखना है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कौन कौन सा एलोट्रॉप्स था? कुछ पढ़े होंगे सब लोग, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक और था फुलरिन। सही है। डायमंड, ग्रेफाइट, क्योंकि वहां पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, ये कहाँ का पार्ट आ जाता है तुम्हारा, कार्बन फैमिली का। जब कार्बन फैमिली पी ब्लॉक में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ग्रेफाइट का, फुलरिन। फुलरिन को क्या बोलते हैं? फुलरिन को और किस की नाम से बोल जानते हैं? सॉरी, ठीक है। फुलरिन का एक नेम और आ रहा था, सही कि उसको बल्क मिस्टर फुलरिन, या उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें, वो तो आ रहा है। उसका हम लोग C60 भी उसी को बोल लिया जाता है वहाँ पे। वैसे अलग भी रहता है, बट हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ऐसा कुछ नेम तो नहीं सुने होंगे, C60। तो C60 देखेंगे वहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे बस इतना याद रखोगे अभी, फुलरिन। तो जो डायमंड का और सब कार्बन का इलेक्ट्रोप्स है, इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रहता है तुम्हारा, वो sp3 आ जाएगा डायमंड में। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वहां पे डिटेल में आएगा फिर से। ग्रेफाइट का जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2, और फुलरिन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो तुम्हारा sp। तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करें तो वहां पे वो देखेंगे। sp3 का जो स्ट्रक्चर आता है तुम्हारा, मतलब डायमंड का, एक कार्बन से 4 और कार्बन एटम कनेक्टेड होता है, इस टाइप से 3D फिगर आता है, तो जो कि हम वहां पे ड्रॉ भी करेंगे। बिल्कुल, वो सारी चीजें क्वेश्चन में वहां पे पढ़ेंगे कि फुलरिन में कितना पेंटागन, कितना हेक्सागन, कितना पाई बॉन्ड बनता है, तो सारी चीजें वहीं पे देखेंगे हम लोग।
इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये ध्यान रखना अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए वैसा तो डायमंड का sp3, क्योंकि इसमें ये कार्ब एटम से फोर और कार्ब एटम कनेक्टेड होता है, ये क्या आ जाए sp3, और बाकी ग्रेफाइट और फ्लोरीन का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, उसका याद रखना कभी sp2 और sp2 दोनों का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हैं, बस इसको यहाँ पे शॉर्ट में नोट कर लो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है। तो डायमंड का sp3, क्योंकि एक कार्बन से फोर और कार्बन कनेक्टेड होता है, और बाकी स्ट्रक्चर जब ग्रेफाइट और फ्लोरीन का देखेंगे, इवन डायमंड का डिटेल में देखेंगे, वहाँ पे फिर से आता है। तो कुछ और कंपाउंड है जिसका की स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है अभी। ये मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज में बस इतना ही था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ चीजें और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसे। इसमें केमिकल बॉन्डिंग 2 में सिर्फ एक पार्ट और बच गया है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, एक लेक्चर का है। तो अगर बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन छोड़ दो, दैट मीन सेक्शन सी, उसके अलावा एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो जहाँ कहीं बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का, उसको छोड़ करके सारे क्वेश्चन आप केमिकल बॉन्डिंग 2 का कर सकते हो। बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग, अगर नेक्स्ट संडे को टेस्ट है तो केमिकल बॉन्डिंग तो रहेगा ही, केमिकल बॉन्डिंग रहेगा तुम्हारा टेस्ट में। और केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता टेस्ट में, देखता हूँ पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग का अलग से भी पेपर है, देखते हैं। ऑफलाइन अगर लेक्चर होता है तुम लोगों का तो क्लास टेस्ट भी तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, कंप्लीट ऑफलाइन लेक्चर शुरू हो जाता है दीपावली के बाद। ऑफलाइन लेक्चर में तुम्हारा जो भी चैप्टर रहेगा उसका एक क्लास टेस्ट चैप्टर वाइज भी होता रहेगा तुम्हारा, मेंस और एडवांस लेवल का। मतलब मेरे पार्ट का तो होगा, बाकी अगर सर लेना चाहें तो वो भी जनरली होता है, बट क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ रहता है पिछले 5-7 ईयर्स का, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तो ऑफलाइन में फिर दे पाओगे। तो ठीक है, कुछ और कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। अगर जैसे सर बोले तो मतलब नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि ऑफलाइन लेक्चर हो, या इवन दीपावली के बाद तो श्योर है कि 100% तुम्हारा ऑफलाइन लेक्चर ही होगा। नेक्स्ट वीक से भी अगर चांसेस है कि ऑफलाइन हो, ऑफलाइन होगा तो फिर ऑफलाइन ही हम लोग अटेंड करेंगे सारा क्लास, जो भी क्लास होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स का, मतलब नॉर्मल सा कुछ और है इसमें, तो मिसलिनियस टाइप का बोल सकते हो इसमें। SOCl2, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तुम्हें। SO2Cl2, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस दो का पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इसका स्ट्रक्चर SOCl2, इसका जो नेम होता है पहले वो नोट कर लोगे, थायोनिल क्लोराइड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा ये, थायोनिल क्लोराइड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। और यहाँ पे क्लोन, बाकी लोन पर अंडरस्टूड है, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ किसी भी आइटम पे। SO2Cl2, इसका जो नेम होता है इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और इसका जो स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl और Cl। इसका हेडिंग कुछ अलग से यहाँ पे मिसलेनियस एग्जांपल टाइप से डाल लो, यहाँ पे हेडिंग मिसलेनियस एग्जांपल इस टाइप से। SOCl2 नेम क्या है, थायोनिल क्लोराइड, स्ट्रक्चर ये आ रहा है। SO2Cl2 नेम क्या है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और इसका ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। चलो एक और स्ट्रक्चर, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, वो पढ़े भी होंगे इसमें, CrO5 का स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट जब पढ़े होंगे वहां पे।
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है CRO5 का? सही है बिल्कुल। तो क्या रहता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी पेरोक्सी बॉन्ड होता है तुम्हारा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन बताओगे? ऐसा कुछ पढ़े? H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये किसमें बटरफ्लाई आ रहा था, H2O2 का क्या रहता है? तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले H2O2 का। और यहाँ पर भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है H2O2 में। इसका नेम ही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है तुम्हारा OH, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे है, तो मैं 3D में थोड़ा सा इसी को दिखाऊं यहाँ पे, अगर तुम खुद बता पाओगे इसका। एक मिनट, इसको अगर इस टाइप से है, H, अब इसको अगर ऐसे दिखाया जाए यहाँ पे, इसका जो H2O2 का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं उसके लिए अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पे, और इसका जो स्ट्रक्चर फिर आता है तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, सॉरी इसमें नहीं आ पाएगा इसको। देखो मैं इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे डिफिकल्टी आ रहा था इसमें, यहाँ पे इसको इस टाइप से ड्रॉ करो यहाँ पे। तो मतलब वही है, जैसे ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे ड्रॉ करो, जैसे मैंने इस टाइप से कर दिया है H2O2। अब इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो यहाँ पे है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि विजुअलाइज तुम लोग कर पाओ इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर क्या क्या मीनिंग है यहाँ पे। बाकी तो डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे इसको। कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको? ओपन बुक जैसा कुछ लग रहा है तुम्हें? यस सर। मतलब आप लोग भी बताओ इसमें विजुअलाइज अगर कर पा रहे हो H2O2 को। ये तुम्हारा इसमें बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन है, और एक ये ऊपर का पेज और नीचे का पेज है। इस पेज को अगर नीचे ले आओगे तो ये फिर तुम्हारा इस टाइप से होगा। ये तुम्हारा क्या है इसमें ओपन बुक स्ट्रक्चर। इसका नेम क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, सिंपली CRO5। तो क्या बोलो, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। H2O2 का जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर, जो कि इस टाइप से यहाँ पे मैं सोच पा रहा हूँ, तो क्लियरली दिख भी रहा है कि ओपन बुक जैसा दिख रहा है कुछ यहाँ। और ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा H2, ये O2F2 का। O2F2 का भी स्ट्रक्चर इसी टाइप से रहेगा तुम्हारा। O डबल बॉन्ड O F, और ये F, ये भी क्या रहता है ओपन बुक स्ट्रक्चर सेम टाइप से। सिर्फ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जा रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे O2F2 है। O2F2 तो O सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन फ्लोर के बीच भी सिंगल बॉन्ड।
इस टाइप से रहती है, O2F2 आ रहा है यहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है इस केस में, मैंने बताया CrO5 का नेम क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीजन 5 आ रहा है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि वैसे हम लोग बॉन्ड लेंथ जब कंपेरिजन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। तो H2O2 में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ रहेगा तुम्हारा इसके बीच का, वो 148 पिकोमीटर होता है इसका। देखते हैं कुछ रियल में हम लोग समझ लेंगे। और O2F2 के बीच का जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है इसका यहाँ पे, ये का क्या मीनिंग है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ, ये तुम्हारा कुछ 128 पिकोमीटर आ जाता है, 122 पिकोमीटर। अब इसका रीजन अगर कुछ सोचना चाहे हम लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका एक रीजन ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव। और इवन डिफरेंस भी कितना यहाँ पे है, इसका 2.1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, और ऑक्सीजन का क्या होता है तुम्हारा, बताओ तो एक बताओ, ऑक्सीजन का 3.5, सही बिल्कुल, ये क्या रहेगा 3.5। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर भी सेम, हाइड्रोजन का 2.1, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर सोचना पाया। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू किसका ज्यादा, क्लोरीन का ही 3.5 ज्यादा क्लोरीन का। बट यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है चार्ज का, तो जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो डिफरेंस कम है। और डिफरेंस अगर कम है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पा रहा है यहाँ पे, वो कम डेवलप होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, दैट मींस H2O2। तो जितना ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उतना ही तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाता है। तो दोनों पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे मोर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर भी डिफरेंस ज्यादा है तो मोर पार्शियल नेगेटिव एज कंपेयर टू H2O2F2, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मोर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो पा रहा है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी अपोजिट साइन रहेगा, बट ये चार्ज कम आ पाता है। और यहाँ पे मोर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है दोनों ऑप्शन पे, इसके बीच में जो रिपल्सन होगा तुम्हारा ऑप्शन ऑप्शन के बीच में, वो ज्यादा रह पाएगा। बाकी लोन पेयर तो दो दो है ही, वो तो अंडरस्टूड है। उसके साथ साथ यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा डेवलप हो पाता है दोनों ऑक्सीजन पे, जिसके चलते रिपल्सन स्लाइटली ज्यादा हो पाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दैट मींस का बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा तुम्हारा, ज्यादा होता है। तो डाउट हो तो यहाँ पे बताओगे अभी। ये H2O2 और O2F2 का दोनों का स्ट्रक्चर ओपन बुक स्ट्रक्चर, बट दोनों के बॉन्ड लेंथ में अगर कंपेयर किया जाए तो O2F2 सॉरी H2O2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो बेटर आता है, O2F2 का कम रहेगा तुम्हारा। रीजन क्या है, रीजन मैंने बता रखा है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H2O2 में ऑक्सीजन पे मोर पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो पाता है। यहाँ भी बोल सकते हो सर यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ भी तो रिपल्सन होगा, बट यहाँ पे चार्ज कम डेवलप हो पा रहा है क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यहाँ पर। तो ठीक है, इसको नोट करो। तो नेक्स्ट क्लास में, तो एक क्लास और हम पहले हम लोग, बट पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट बॉन्ड एंगल का अगर क्वेश्चन कहीं पे आ रहा है, या फिर बॉन्ड लेंथ का, क्योंकि एक लेक्चर का टॉपिक अभी बचा हुआ है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन। सेक्शन सी को छोड़ दो एक्सरसाइज 1 में। उसके अलावा एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अगर एक्सरसाइज 3 अगर देखे होगा या अभी देख लो वहां पे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस सेक्शन से आया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग टूल से, मेंस में भी और एडवांस में भी। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो
इनऑर्गेनिक दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग को टाइम दे रहे हो, तुम्हें 2 घंटे लेक्चर नोट्स को रिवीजन में देना है और 1 घंटे में फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें लेक्चर नोट्स में करा दिया गया है। जो भी स्ट्रक्चर है वेस्पर थ्योरी का, शेप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एक बार माइंड में फिट कर लो समझ करके, फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे पूरा बुकलेट को। दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग को। सर हाँ बताओ। सर लास्ट का जो आपने बताया बॉन्ड लेंथ का, वो एक बार बता सकते हो फिर से? देखो बॉन्ड लेंथ का यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये है HF HCl, यहाँ पे क्या था 4 2.1 3 2.1, यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके पार्शियल यहाँ पे -1 चार्ज इस पे। अब जितना इस पे पार्शियल नेगेटिव उतना ही H पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, जितना इस पे पार्शियल नेगेटिव उतना ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब तुमसे अगर पॉजिटिव, अब तुमसे पूछा जाए कि पार्शियल नेगेटिव 1 और पार्शियल नेगेटिव 2 दोनों में से ज्यादा चार्ज किसमें डेवलप हो रहा है, कौन सा ज्यादा चार्ज होगा, बताओ, बाकी लोग भी बताओ पार्शियल इसमें। नेगेटिव। पार्शियल चार्ज -1 ज्यादा रहेगा तुम्हारा। क्यों ज्यादा ये चार्ज डेवलप हो पा रहा है वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है यहाँ पे, और जितना ज्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ही ज्यादा चार्ज डेवलप होता है। उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, दैट मीन्स ज्यादा चार्ज डेवलप हो पा रहा है ऑप्शन पे, और ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, सेम चार्ज ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो सेम चार्ज के बीच में क्या होगा तुम्हारा, रिपल्सन। जब सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ स्लाइटली इसका ज्यादा हो जा रहा है और इसका कम है एज कम्पेयर टू H2O2। अब H2O2 में ये O2F2 में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पा रहा है, बट यहाँ पे अपोजिट चार्ज यहाँ पर भी है, बट चार्ज का जो पार्शियल चार्ज का वैल्यू होगा वो कम होगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे कम आ रहा है। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, बट नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीक में होगा, ऑफलाइन होगा तो और अच्छी बात है। पहले हम लोग बॉन्ड एंगल को, अब जो कंप्लीट ऑफलाइन अगर हो जाता है तो फिर वो भी सही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में थोड़ा सा मतलब कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या होता है कि मुझे जो क्लासरूम में बच्चे देख रहे होते हैं उसके तरफ भी देखना होता है, जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो उधर भी, इसमें थोड़ा ये मुश्किल होता है। कंप्लीट ऑफलाइन भी हो जाएगा तो फिर ऑनलाइन का झंझट ही नहीं रहेगा इसमें। ये क्लासरूम में ट्राइपॉड को जो उसमें मोबाइल को स्टैंड पे लगाओ, ऐसा कोई दिक्कत फिर नहीं रहेगा ऑफलाइन अगर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल, अगर ऐसे सर बोल रहे हैं कंप्लीट ऑफलाइन का तो और अच्छी बात है, कंप्लीट ऑफलाइन ही रहेगा। उसमें फिर ये नहीं रहेगा कि ट्राइपॉड पे स्टैंड लगाना है, ब्लर हो रहा है, क्या मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं, वॉइस नहीं आ रहा था, ऐसा कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगा, कंप्लीट ऑफलाइन हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पूरा कर सकते हो एक्सेप्ट सेक्शन सी। बॉन्ड एंगल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में पहले बॉन्ड एंगल को पढ़ेंगे एक लेक्चर में, देन फिर हम लोग उसके अगले लेक्चर में पूरा केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करवाएं यहीं पे।